साथियों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मैं आपका साथी वेटरन ओम प्रकाश जाजड़ा, जैसलमेर से। साथियों, आज के मंथन में हम बात करेंगे 8th पे कमीशन की और साथ में बात करेंगे आज़ादी के बाद के पे कमीशनों की, उनकी बेसिक पेमेंट की। पे कमीशन क्यों होता है और ये हमारी ज़िंदगी पे, देश की आर्थिक स्थिति पे, समाज की स्थिति पे, मजदूर वर्ग की स्थिति पे क्या प्रभाव पड़ता है। साथ में हम ये भी देखेंगे कि ये किस तरह से इसमें बढ़ोतरी होती है, किस प्रकार से होती है। तो इस चीज़ों पे हम लोग बात करेंगे। साथ में ये भी कहेंगे कि अभी तक हमने 7 पे कमीशन में पहले से लेके 7वें पे कमीशन तक हमारी है जो पे किस हिसाब से बढ़ी है, पहले में क्या थी, दूसरे में क्या थी, तीसरे में क्या थी। इस तरह से आपको सारी विस्तृत जानकारी इस वीडियो में मिलेगी। थोड़ा सा अगर वीडियो लंबा हो जाए तो माफ़ी चाहता हूँ, और वीडियो को अगर पूरा देखेंगे तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपको जो ये उछल उछल के अभी जितने दिन में 10-10 वीडियो आ रहे हैं, आप इनको देखना बंद कर देंगे। तो सबसे पहले मैं बात शुरुआत करता हूँ इस सरकार की और सरकार की पे कमीशन के ऊपर नीति की। तो नीति ये है कि अभी 1 महीना नहीं हुआ है, हमारा शीतकालीन अधिवेशन हुआ था, जिसके अंदर राज्यसभा के अंदर ये प्रश्नोत्तर हुआ था। 2 सांसदों ने प्रश्न पूछे थे और लोकसभा में भी 2 सांसदों ने प्रश्न पूछा था 8th पे कमीशन का। आपको सभी को संसद की जो कार्यप्रणाली है सबको पता है। अगर पता नहीं है तो जो प्रश्नोत्तरी जो होती है वो एक दिन पहले जो संसदीय कार्य मंत्री होता है उनके पास प्रश्न चले जाते हैं। उस संबंधित जो मिनिस्टर है उसके पास वो भेज दिए जाते हैं कि कल आपसे ये प्रश्न पूछा जाएगा, अपनी तैयारी के साथ में आना। प्रश्न पहुंचने के बाद संबंधित जो मंत्री है वो अपने डिपार्टमेंट से, गवर्नमेंट से बात करता है। गवर्नमेंट बताती है कि भाई इसके ऊपर आपने संसद में क्या जवाब देना है, क्या राज्यसभा में बोलना है, क्या लोकसभा में बोलना है। वो मंत्री अपना जवाब गवर्नमेंट से लेके और उस प्रश्न का उत्तर लेके बैठ जाता है। प्रश्न फिर पूछा जाता है सभापति के साथ माध्यम से, और उत्तर भी सभापति के माध्यम से दिया जाता है। तो ये अभी 1 महीने पहले बाकायदा ये ऑन द रिकॉर्ड है संसद के कार्यप्रणाली में कि भारत की जो भी अभी जो थी अधिवेशन था, इस अधिवेशन के अंदर बिल्कुल मना कर दिया गया था कि पे कमीशन के बारे में भारत सरकार का कोई भी इरादा नहीं है। तो पहले तो होगी ये बात। अचानक घोषणा होती है, अचानक। क्यों कि मैं बात कर रहा हूँ पिछले 10 दिनों की। आप गूगल सर्च करेंगे तो एक प्री कॉन्फ्रेंस हुई थी या मीटिंग हुई थी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की, जिसके अंदर आपको पता कि हमारे भी जो मजदूर संघ जो भी एफिलेटेड है गवर्नमेंट के साथ में, वो उस मीटिंग को अटेंड करते हैं। और उसके अंदर उनका पहला पॉइंट सभी का, जो हमारे कर्मचारी वर्ग है, मजदूर संघ है, जो भी है, तो उन लोगों ने सबसे पहले पे कमीशन के ऊपर ही जोर दिया। लेकिन 10 दिन पहले तक भी वित्त मंत्री को पता नहीं था कि भी पे कमीशन के बारे में सरकार की क्या राय है। तो उन्होंने यही बोला कि मैं पक्का प्रधानमंत्री से बात करूंगी और मैं कोशिश करूंगी कि आपका है जो पे कमीशन के बारे में जो भी है, इसी जो अभी आ रहा बजट, इस बजट में अलॉटमेंट कर दिया जाए और प्रावधान रखा जाए और साथ में इसका घोषणा भी हो जाए। लेकिन 10 दिन पहले तक पता नहीं था वित्त मंत्री को भी क्या है क्या नहीं है। अब हम आगे चलते हैं कि अचानक घोषणा हो जाती है 2 दिन पहले, पूरा ही सोशल मीडिया भर जाता है और सारा भर जाता है। और अश्विनी वैष्णव अचानक है जो शाम के टाइम में घोषणा करते हैं कि प्रधानमंत्री ने है जो 8वें पे कमीशन की घोषणा कर दी है। अभी हम जैसे इंसान बोले हुए भी बात नहीं करते हैं, जो लिखा हुआ है, जो एथेंटिक अथॉरिटी है, वो ढूंढते हैं। तो जब हमने पीआईबी की वेबसाइट खंगाली तो पीआईबी के ऊपर जो पब्लिक इंफॉर्मेशन जो अपना ब्रॉडकास्टिंग होती है, तो उसके ऊपर सरकार है जो एक अपना लेटर देती है, एक बयान देती है, और उसी बयान के माध्यम से पीआईबी है जो आगे
पब्लिक इंफॉर्मेशन को शेयर करती है। तो ये सरकार का प्रोसीजर है। तो उसके ऊपर इसकी कोई घोषणा हमें अभी तक नहीं मिली है, पहली बात। दूसरी बात, जब हम जाते हैं संविधान अपना सरकार की कैबिनेट का, तो जब भी कैबिनेट बैठती है तब भी कैबिनेट की जो वेबसाइट है उसके ऊपर भी कैबिनेट अप्रूवल की जो मुद्दों की होती है वो भी, जो भी कैबिनेट अप्रूव करती है वो भी वेबसाइट के अंदर अपलोड होते हैं, अपडेट होते हैं। उसके अंदर भी 8th पे कमीशन का कोई अप्रूवल अभी तक कैबिनेट का नहीं है। तो ये हम मान लें कि जैसे हमारा OROP 3 जब हरियाणा का चुनाव था, सरकार प्रेशर में आई और प्रेशर में आके, और जैसे मतलब लोगों ने बताया था कि भाई हरियाणा में से चुनाव से पहले पहले अगर आपने घोषणा नहीं की तो आपको विपरीत परिणाम का भोगना पड़ेगा। और सरकार ने आनन फानन के उस टाइम भी PIB मतलब नोटिफाई नहीं किया था, और न ही कोई कैबिनेट ने नोटिफाई किया था, न ही कोई वित्त मंत्रालय ने नोटिफाई किया था, न MOD नोटिफाई किया था। और अचानक से जो था अपना तीसरा OROP घोषणा हो जाती है, और घोषणा के 10 दिन के बाद में ये सारी फॉर्मेलिटीज बाद में पूरी की जाती है। तो उसको देखते हुए हम मान सकते हैं कि वन मैन सरकार के अंदर मतलब कि जो प्रधानमंत्री जी ने बोल दिया है तो वो बात सच्ची है और पे कमीशन होगा। अब हम आते हैं कि अभी तक हमारे 7वें पे कमीशन, 8वां पे कमीशन, तो हमारे आज़ाद भारत 1947 से पहले ही, 1 साल पहले ही पहला पे कमीशन 1946 में बैठ गया था, 1956 को दूसरा, और 60 में तीसरा बैठना था। लेकिन 62-65 की वार की वजह से ये जाके 70 में ये बना था, और 73 में इसने रिपोर्ट दी थी, और ये जो 73 में लागू किया था। अकॉर्डिंगली 1986 में हुआ, 1996 में हुआ, 2006 में हुआ, और 2016 में हुआ 7वां। अब हम आते हैं, अब जो अगला लागू हमारा 2026 जनवरी से है। तो ये जो हो गए आपके 7 पे कमीशन। अब इस 7 पे कमीशन में जो पहला पे कमीशन था उसका मिनिमम पेमेंट कितना था, ये भी आपको जानकारी होना चाहिए। तो पहले पे कमीशन की जो मिनिमम बेसिक सैलरी थी, जो मिनिमम रखा गया था, वो था 55 रुपये। दूसरा पे कमीशन हुआ था तो वो था 185 रुपये, ठीक है। तीसरा था 750 रुपये। चौथे का मिनिमम था 2750 रुपये। छठे का मिनिमम था 7000। इसका छठा पे कमीशन हमारे को बहुत अच्छा ग्रोथ कर गया था, और इसी छठे पे कमीशन की ग्रोथ की वजह से चाहे कोई भी फैक्टर लगाते अगर, तो पेमेंट बढ़ता ही बढ़ता। क्यों कि अगर 2.57 भी अगर मिला है तो भी हमारा पेमेंट 18,000 चला गया। अगर छठे में हमारे को अगर मान लो डबल भी कर दिया जाता तो भी हम 5,000 के आसपास रहते, लेकिन छठे में अच्छा मतलब ग्रोथ दिया 7,000, तो हमारा ये जो 18,000 पहुँच गया। अब 8वें में क्या देंगे ये भविष्य के गर्भ में। दूसरा, एज पर प्रोसीजर, जो इसका हम जैसे SOP बोलते हैं या सरकार की कार्यप्रणाली जो भी है, पे कमीशन के लिए 2 साल निर्धारण होता है। 2 साल पहले पे कमीशन लागू हो जाता है, और वो कमीशन जो भी क्रॉसपोंडेंस हर डिपार्टमेंट से करते 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 लास्ट में फाइनल में वो जाके सरकार को 6 महीने पहले उसको सबमिट कर देता है। फिर सरकार उसमें और कमी पेशी करके एग्जैक्ट डेट के ऊपर उसको घोषणा करनी पड़ती है। लेकिन सरकारें हैं अपने हिसाब से काम करती है, और उसी हिसाब से हमारे को आगे आउटपुट मिलती है। कोई भी पे कमीशन पिछले को छोड़ दिया जाए तो अभी तक हमें सही टाइम पे नहीं मिला है। अब हम आते हैं कि पे कमीशन के ऊपर जो निर्धारित होता है हमारा पेमेंट, वो किस तरह से होता है। तो एक तो होता है मौद्रिक आधार जिसमें मुद्रा होती है, और दूसरा होता है वास्तविक वेतन। वास्तविक वेतन जो होता है वो इंटरनेशनल जो हमारा एक वेतन मान है वो होता है सोने के ऊपर आधारित, कि सोना क्या रेट है, और उस सोने के हिसाब से मतलब ये हमारा वास्तविक वेतन कहलाता है सरकारी भाषा के अंदर निर्धारण करने के लिए। और मौद्रिक जो कि आपको कैश निर्धारित किया जाता है कि इतना मिलता था अब इतना कैश मिलेगा। लेकिन हम दोनों का जब वर्गीकरण करते हैं, वर्गीकरण मतलब कि अब सपोज करो कि हम पीछे के अगर पहले पे कमीशन में अगर हम ले लें तो कभी भी आज़ादी के बाद में
कभी भी हमारी एक तनख्वाह 1 तोले के बराबर आज तक नहीं हुई। तो क्या था कि जब हमारा पहला 55 रुपये था, तब सोना 80 रुपये था, सॉरी 88 रुपये 62 पैसे था। जब हमारा दूसरा था, तब ये 80 से 90 और 111 तक, मतलब 10 साल के अंदर अप डाउन चलता रहा। फिर ये 73 में हमारा था तो 278 रुपये 50 पैसे के अप डाउन में चलता रहा। फिर जब हमारा 1986 में, जिसके अंदर 1330 हुआ, और 96 था, इसमें 51,060 हो गया, सॉरी 5160 हो गया। और उसके बाद में आपका जो ये हुआ 2006 में, ठीक है ना, तो 2006 के अंदर सोना हमारा 8,500 हो गया था। और 2016 के अंदर जो हमारा सोना था वो है जो मतलब 28,600 के आसपास में ये हो गया था। और अभी जो 26 के अंदर आज के दिन अगर देखा जाए तो टुडे, आज अगर मैंने सर्च किया है तो 81,270 रुपये 24 कैरेट का 10 ग्राम मिल रहा है। तो अब आप सोच लीजिए, जो हमें 40 साल की अगर मान लो हम ले लेते हैं, जो एग्जिट चलता आ रहा है 40 साल से, फिगर हमारा ठीक चल रहा है 10-10 साल का, तो हम 86 का अगर लेते हैं तो उस टाइम जो सोने का भाव था 2140 रुपये। कितना था? 2140 रुपये। और हमारी जो बेसिक थी 1986 के पे कमीशन की, तो ये हमारी जो थी वो थी 750 रुपये चौथे पे कमीशन की। तो उस टाइम एक आदमी 3.5 ग्राम सोना खरीद सकता था। कब? 1986 में। 96 में ये भाव हो गया 51,000, तो हमारी तनख्वाह हो चुकी थी 27,050। तो उस टाइम 5 ग्राम सोना एक आदमी खरीद सकता था, एक आदमी। यानी कि थोड़ा बड़ा ग्रोथ हुई, यानी कि मतलब ये 5 रुपये कमीशन में समझ लो कि 1.5 ग्राम पहले से ज़्यादा आदमी खरीद सकता था। मतलब 3.5 की जगह 5 ग्राम खरीद सकता था। उसके बाद जो हमारा छठा पे कमीशन था वो गजब का आया। उसने मतलब जब सोना हमारा था 8,500, तो बेसिक हमारी थी 7,000। तो यानी कि एक आदमी उस 10 साल के पीरियड के अंदर जब उस पेमेंट पे आया तो वो था 8 ग्राम सोना वो खरीद सकता था। ये थी हमारी जो 2006 की बात। 2006 के अंदर 8,500 सोना था और 7,000 हमारी पेमेंट थी, तो 8 ग्राम सोना हम खरीद सकते थे 10 साल में। और अब हम आगे आते हैं जो उन्नति वाले हम लोग जो आगे हमारे भारतवर्ष में, तो अब आ जाते हैं 2016 के अंदर। तो यहाँ पर जो हमारी बेसिक कर दी गई 18,000, सोने का भाव था 28,600। आप गूगल पे सर्च करके देखना कि 2016 के अंदर 18,000 हमारी बेसिक फिक्स की गई। और अब यहाँ पे क्या हुआ कि जो 8 ग्राम खरीदने की कैपेसिटी रखता था वो 2 ग्राम पीछे आ गया, यानी कि वो 6 ग्राम की कैपेसिटी में आ गया। अब यहाँ से हमारा अवशेषण वापस आना शुरू हो गया और हम 8 से 6 ग्राम पे आ गए। अब आ रहा है आपका 8वां पे कमीशन। और 8वां पे कमीशन समझ लो कि आज 81,270 रुपये है। तो अभी 1 साल बाकी पूरा पड़ा हुआ है, 11 महीने। अगर 11 महीने में सोना अगर 1 लाख पहुंच जाता है तो मिनिमम पेमेंट 1 लाख कभी नहीं होगी। तो आप यहाँ से 6 ग्राम से भी नीचे लुढ़कोगे, ऊपर नहीं जाओगे। अब आप सोच लो कि आज़ादी से बाद से लेके आज तक आपकी पे पेंशन सोने के हिसाब से क्या ये ज़्यादा में है या कम में? यानी कि जो अब आप आगे आओगे, अगर 0.5 में भी आ जाते हो तो आप 1986 के बराबर होते हो। 5 ग्राम के अगर आपकी पेमेंट इतनी हो जाए, 51,000 हो जाएगी, सोना 1 लाख के पार चला जाता है, तो आप 1986 के पे कमीशन के बराबर आपकी तुलना आप कर सकते हो कि ये हमारी बढ़ोतरी है। तो ये तो थी ये। अब पे कमीशन किसको मिलता है? कर्मचारियों को मिलता है। कर्मचारी सरकारी होते हैं जिसको हम गवर्नमेंट सेक्टर कहते हैं। और इसके साथ ही जब ये हर 10 साल में अगर ये नहीं होगा तो ये हमारी जितनी भी जो इकोनॉमी की जो इंफ्रास्ट्रक्चर है ये सारा क्लॉप्स हो जाता है। क्यों हो जाता है कि जब तक
सरकार पे कमीशन नहीं बढ़ाएगी, सरकारी कर्मचारी की पेमेंट नहीं बढ़ेगी, तब तक मजदूर की मजदूरी नहीं बढ़ेगी। दो वर्ग हो गए ना, कर्मचारी क्षेत्र हो गए और प्राइवेट सेक्टर हो गया। प्राइवेट सेक्टर में एक संगठित क्षेत्र के मजदूर हो गए, एक असंगठित क्षेत्र के हो गए। अब उन लोगों की मतलब मजदूरियां कब बढ़ेगी? क्योंकि पे कमीशन का और महंगाई का चोली दामन का साथ है। महंगाई का और पे कमीशन चोली दामन का साथ है, आप ये सोच लीजिए। तो अब आप सोच लीजिए कि महंगाई कवरअप होती है पे कमीशन के द्वारा। उसी हिसाब से जब बंदे के पॉकेट में पैसा होगा तभी वो मार्केट में जाएगा। मजदूर के पॉकेट में जब उसको पैसा बचेगा तो मार्केट में जाएगा। तो ये जो औद्योगिक क्षेत्र है वो सरकार पे दबाव बनाते हैं कि भाई हर 10 साल में जैसे ये बन रहा था, अभी भी ये किसी हम पे ऐसा नहीं है। ये औद्योगिक मतलब उनका मतलब ये सारा सब कुछ है कि अगर बंदे के पास पैसा नहीं हुआ तो हमारे तो सारे उद्योग क्लैप्स हो जाएंगे भाई। खरीदेगा कौन? पे नहीं बढ़ेगी, पेंशन नहीं बढ़ेगी तो मार्केट में कौन जाएगा? बंदा सिर्फ रोटी कपड़े तक सीमित हो जाएगा, बाकी जो उसे संसाधन पैसा नहीं होगा तो कहाँ से पूरे करेगा भाई? कहीं से नहीं हो सकता। आपको बहुत बड़ा बहुत कुछ लग रहा होगा चक्काचौंध के अंदर, लेकिन उस वास्तविक इंसान से पूछो कि जो जिसकी मजदूरी से आज उसका घर नहीं चल रहा है। तो ये हर आदमी नहीं बोल सकता। अब कोई 3-4% जिनकी कोई पैसे का कोई मतलब भी नहीं, उनको पैसे से कि भी पैसा ही पैसा है, तो वो क्या जानेंगे भी पे कमीशन क्या होता है। लेकिन भारत का जो इस देश का आज़ादी के बाद में ये प्रैक्टिकल है कि 10 साल के बाद में सरकार, बाजार, समाज, अर्थव्यवस्था और व्यक्ति की कार्य क्षमता, ये सारी की सारी इफेक्ट होती है, चाहे वो कर्मचारी हो, चाहे वो मजदूर हो, चाहे संगठित क्षेत्र हो, चाहे असंगठित क्षेत्र हो। इसलिए मैंने आपको ये बताया है कि ये किसी तरह दबाव में आके, अब चाहे दिल्ली का चुनाव ही ले लीजिए आप, अगर ये चुनाव दिल्ली वाला नहीं होता तो मैं अभी भी कहता हूं कि अभी भी पे कमीशन मेरे को नहीं था उम्मीद हो जाएगा। और मुझे पता है कि दिल्ली के अंदर 70% जो आबादी है वो पे पेंशनियर्स है। सरकार से बिल्कुल ही डायरेक्ट उनका संबंध है और उनके साथ में अपनी जो उनकी लोकप्रियता सरकार की है, तो सरकार को पता ही तुरंत का बोले कि ये हुक्म का इक्का था सरकार के पास में, जो अभी तक उन्होंने नहीं किया था। उनको पता था कि चाहे कोई भी विपक्षी पार्टी कैसी भी आ जाए, लेकिन इस बार सत्ता हमें चाहिए, केंद्र सरकार को। और सत्ता के लिए ये हुक्म का इक्का इनके लिए मील का पत्थर साबित होगा। आप खुद इसका जजमेंट ले लेना जब ये 8 तारीख को चुनाव के परिणाम आए, तब कि सरकार को कितना फ़ायदा हुआ है इस चीज़ से। तो मैं वीडियो को आगे लंबा ना करते हुए, मेरे पास में एक चीज़ और है कि अगर आप लमसम चाहते हैं कि आज़ादी के साथ में समय हमारा जो 88 रुपये जो सोना था, तो अप्रैल 2024 के अंदर एक मतलब समझ लो कि सरकारी आंकड़े से ये मतलब 80,600 या 81,000 जो भी अभी तो 81,000 चल रहा है, लेकिन उस टाइम 80,600 जो था, यानी कि इसमें 700% की बढ़ोतरी हुई है। तो आप सोच लीजिए कि 55 रुपये का 700% अगर जब तक नहीं मिलेगा तब तक हमारा वास्तविक वेतनमान कभी नहीं हो सकता। हम मौद्रिक वेतनमान के साथ में सरकार के साथ चलते रहेंगे। वास्तविक वेतनमान हम तब मिलेगा हमारे को जब हमारी 1 महीने की तनख्वाह और 1 महीने का सोना बराबर होगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मिलते हैं अगले वीडियो पर।